के 6:30 बज रहे हैं। वक्त है 2019 की 19 कहानियों का। 19 की 19 कहानियां यानी एक ऐसा शो जिसमें हम आपको आज की हर बड़ी खबर तो दिखाएंगे ही, साथ ही उस खबर की पूरी कहानी भी बताएंगे। ये झूठ फैलाने वालों को कल दिल्ली में पार्लियामेंट ने ऐसा करारा जवाब दिया है, ऐसा उनके मुंह पर चोट मारी है कि अब झूठ फैलाने की उनकी ताकत नहीं बचेगी। बीजेपी आरक्षण कांड को भुनाने में जुट चुकी है और इसकी शुरुआत पीएम मोदी ने महाराष्ट्र के सोलापुर से कर दी है। दरअसल बीजेपी सवर्णों के आरक्षण को 2019 चुनाव में बड़ा मुद्दा बनाएगी और इसके जरिए कोर वोट बैंक को फिर से अपने पाले में करने की पूरी कोशिश करेगी। जबकि कांग्रेस समेत बाकी विपक्षी पार्टियों को लगता है कि आरक्षण बिल का समर्थन करने के बाद भी उन्हें इसका श्रेय नहीं मिलेगा। सामान्य वर्ग के गरीबों को 10% आरक्षण दिए जाने पर देश की क्या राय है? आम जनता इस पर क्या सोचती है? जी मीडिया की टीम ने दिल्ली से प्रयागराज और मुंबई से जम्मू कश्मीर तक आम लोगों से बातचीत की। क्या कह रहा है इंडिया, आप भी देखिए। आरक्षण आ जाएगा तो हम हो सकता है भविष्य में अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ा सकते हैं। ये अच्छे कॉलेज में हमको उम्मीद है कि आरक्षण मिलेगा। मुझे मोदी जी से विनती करना है कि इसकी कैसे हम फायदा उठाएं, हम बताइए। कैसे मैं जाऊं, कैसे क्या पहुंचूं? हमारे तो जानकारी है नहीं कि वहां तक मैं पहुंच पाऊं। बहुत ही अच्छा है और निश्चित तौर पे जो स्वर्ण में भी गरीब हैं इस आगे आएंगे और अपने भविष्य को बेहतर बनाएंगे। सबको इस पे बेनिफिट मिलेगी। जो छोटे तबके का है उनको तो ज़्यादा लाभ होगा, उन्हीं के लिए ही है। प्रॉपर हर व्यक्ति जो जहाँ तक जा सकता है वहाँ तक उनको ये मिलना ही चाहिए। बहुत अच्छी बात है कि आज हमारे किसी प्रधानमंत्री ने हमारे लिए कुछ किया है। ये पहली बार ये हुआ है कि किसी उच्च वर्ग के लिए किसी प्रधानमंत्री ने इस बार सोची है। आरक्षण का आधार सिर्फ गरीबी होनी चाहिए, अन्यथा कुछ नहीं। और ये बहुत देर से उठाया गया अच्छा कदम है और जो सराहनीय है। इन्होंने खुद का एक मानक तय कर दिया है कि 8 लाख से ऊपर ये होगा तो फिर गरीब नहीं होंगे। तो ये अमीरी और गरीबी का ये जिन्होंने अपना मानक सिद्ध कर दिया है, ये कहीं ना कहीं हम लोग के लिए बुरा है। एक लड़की मेरी LLB कर रही है, एक मेडिकल में है, लेकिन फिर भी उनको पढ़ने के बाद भी कहीं ठिकाना नहीं होता। लेकिन अब आप मोदी जी ने इतना ज़रूर किया कि कम से कम उसको अपना रोजी रोटी तो जरूर मिल जाएगा। 70 साल में जो नहीं कोई कर सका कोई प्रधानमंत्री, आज मोदी ने जो बहुत अच्छे ढंग से सबका साथ सबका विकास लेकर के ऐसा कार्यक्रम चलाया है। उच्च शिक्षा में फायदा होगा, नौकरियों में फायदा होगा, चारों तरफ लाभ ही लाभ होगा। इलेक्शन को लास्ट का टाइम चल रहा है और लास्ट में आप झुंझुना लेके पब्लिक को बेवकूफ़ बनाने के लिए, पब्लिक बहुत समझदार है, पब्लिक सब समझ चुकी है कि आपके तमाशे में आपके भिगावे में आने वाली नहीं है। गवर्नमेंट के हिसाब से शायद ठीक भी हो सकता है, लेकिन आम पब्लिक को इसका बेनिफिट मिल नहीं सकता, मिलेगा भी नहीं, क्योंकि आज तक जितनी भी स्कीमें आई हैं वो पब्लिक तक नहीं पहुंच सकी है। सरकार कुछ न कुछ सोच रही है और ऐसा करने से हमारी जनरल कास्ट जितनी भी जो पिछड़ गई थी पहले बाकी रिजर्वेशन की वजह से, आज उनको शायद थोड़ा आगे निकलने का मौका मिल जाएगा, चाहे 10% ही सही, लेकिन ये हमारे लिए काफ़ी है। ये जो ऐतिहासिक फैसला मोदी सरकार द्वारा लिया गया है, उम्मीद करते हैं कि इससे हमें काफ़ी लाभ होगा। मुझे लगता है कि ये एक अजीब किस्म का जुमला है। आप देख रहे हैं टाइमिंग को लेके भी, आप इलेक्शन से 4 महीने पहले जब आपका आखिरी सत्र चल रहा है तब आप ये इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। दूसरा है कि 24 लाख नौकरियां की पोस्ट जो है वो खाली पड़ी हैं, उनको भरने के लिए कोई उनका इरादा नहीं है। बेसिकली अगर आप देखें तो जो कैटेगरी ऑलरेडी है एग्जिस्ट है उनको बहुत मतलब अभी उनको भी रोजगार नहीं मिल पा रहा है। तो इट मीन्स कि आप जो स्वर्ण आप बोल रहे हो उसमें मतलब कैसे बिना रोजगार के पॉसिबल नहीं हो सकता है। मतलब रोजगार आप रिजर्वेशन दे दोगे सबको, तो एक किस्म का एक लालच है रिजर्वेशन देने का। एंड मैं चाहता हूँ कि ये मतलब क्या रहा है, मीन्स कि हमें अब रिजर्वेशन की जरूरत नहीं थी। बेसिकली रिजर्वेशन को रिमूव करना चाहिए था, क्योंकि इतना एम्पावर करो लोगों को आप। सर मेरे को तो नहीं लगता ये गवर्नमेंट का जो भी सर कोई भी नया लॉ लेके आती है या कोई भी एक्ट बनता है, ये सर क्रीमी लेयर तक ही फायदा रह जाता है। अगर हम ग्राउंड लेवल की बात करें, आज भी जिन लोगों को इस चीज की जरूरत है उन लोगों तक ये चीज पहुंच नहीं पाती जिनको ये मिलनी चाहिए। इंडिया में देखे जो पहले भी कैटेगरी है उनको रोजगार मिल ही नहीं रहा, तो जो नई वो बना रहे हैं अभी रिजर्वेशन दे रहे हैं, तो जब रोजगार नहीं है तो इसका फायदा ही क्या है। तमाम तरह की समस्याओं का हल तभी हो पाएगा जब अवसर मिले जॉब के।
सर ये मांग सबसे पहले राजस्थान से उठी थी और शायद पूरे भारत के हर वर्ण हर जाति के लोगों को इसका इंतजार था और सभी ने इस बिल का स्वागत किया है और इसी वजह से ये लोकसभा में बहुमत से पास हुआ है। हम चाहेंगे कोई भी पार्टी इसका विरोध न करे, जिसकी डिमांड पूरे भारत के अंदर है। मोदी जी की बहुत अच्छी पहल है, इसके अंदर सब समाजों को एक साथ दुर्गम में वो एक तरह से करना पड़ेगा। ये बिल मोदी जी के द्वारा लाया एक अच्छा बिल है, लेकिन केवल मैं इसमें एक बात ये जोड़ना चाहता हूँ कि इसको मूर्त रूप से क्रियान्वित करने के लिए इसके लिए अच्छे प्रयास किए जाएं, जिससे कि जातिगत आधार पर जो आरक्षण है उसको ख़त्म करते हुए आर्थिक आधार पर ही आरक्षण किया जाए। ये शिक्षा के लिए और जो आने वाले जो युवा है उनको अपने बेरोजगारी से मुक्त होने के लिए उनको अच्छा अवसर मिले और आगे बढ़ने के लिए इस आरक्षण की बहुत आवश्यकता थी और मोदी जी से यही अपेक्षा करते हैं कि इसको राज्यसभा में पास करवा के उन लोगों की उम्मीदें पूरी हो जाए। और अब से ठीक 16 घंटे बाद सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या विवाद मामले की सुनवाई होने वाली है। कल पंच परमेश्वर करेंगे अयोध्या विवाद की सुनवाई। अयोध्या विवाद मामले की सुनवाई कल सुबह 10:30 बजे से शुरू होगी। सुनवाई 5 जजों की बेंच करेगी, जिसकी अध्यक्षता चीफ जस्टिस रंजन गोगोई करेंगे। कल रोजाना सुनवाई पर फैसला आ सकता है। अब आपको बताते हैं कि संवैधानिक बेंच की सुनवाई अहम क्यों है। संवैधानिक बेंच को फुल बेंच भी कहते हैं। संवैधानिक व्याख्या से संबंधित मामलों को सुनती है। पूरे दिन एक ही मामले पर सुनवाई करती है बेंच में सुप्रीम कोर्ट के सबसे सीनियर जज शामिल। फैसला आने तक रोजाना सुनवाई कर सकती है बेंच। राम मंदिर का इंतजार बेसब्री से पूरा देश कर रहा है। ऐसे में उम्मीद है कि अयोध्या विवाद का मुद्दा जल्द सुलझा जाएगा। अयोध्या मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संविधान पीठ करेगी। संविधान पीठ में चीफ जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस S.A. बोबडे, जस्टिस N.V. रमन्ना, जस्टिस U.U. ललित और जस्टिस D.Y. चंद्रचूड़ हैं। हालांकि इसमें कोई मुस्लिम जज नहीं है, जिस पर सवाल उठाए जाने लगे हैं। सवाल यहाँ तरह तरह के जो उठ रहे हैं कि 5 जज जो फैसला करने वाले उसमें कोई मुसलमान नहीं है। हम हिंदू मुसलमान की बात नहीं करते, हम जात पात की राजनीति नहीं करते, हम कानून का हम सम्मान करते हैं। अब आपको इस खबर की अंदर की बात बताते हैं। 5 जजों की बेंच में मुस्लिम जज नहीं होने पर विवाद शुरू हो चुका है। दबी आवाज में सही इस बात को मुद्दा बनाया जा रहा है। मुस्लिम समाज में गलत संदेश दिया जा रहा है। राम मंदिर पर सरकार और विपक्ष दोनों एक दूसरे पर राजनीति का आरोप लगा रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार चाहती है चुनाव तक फैसला न आए। सुप्रीम कोर्ट में लगभग 26 सालों से केस चल रहा है और जानबूझ करके केंद्र सरकार ये चाहती है कि फैसला न होने पाए और चुनाव आ जाए। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ही कह चुके हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। अब आपको बताते हैं कैसे राम मंदिर मुद्दा चुनाव पर असर डाल सकता है। राम मंदिर इस वक्त देश का सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है। विपक्ष को डर है फैसला न आने पर बीजेपी इसका फायदा उठा सकती है। बीजेपी खुलकर राम मंदिर का समर्थन कर रही है, जबकि कांग्रेस और बाकी पार्टियों ने अपना रुख साफ नहीं किया है। संगम नगरी प्रयागराज में 15 जनवरी से कुंभ मेले की शुरुआत हो रही है। देश विदेश से लोग इस महापर्व का हिस्सा बनने आ रहे हैं। कुंभ मेले में भारत की हर संस्कृति देखने को मिलती है। इसी कड़ी में बड़ा उदासीन निर्माण अखाड़े में गुजरात के राजकोट से आए लोगों का रंग देखने को मिला। अखाड़े में पहुंचते ही करीब 100 महिलाओं ने गरबा शुरू किया। पहले शाही स्नान के लिए 15 तारीख जो है उसके लिए यहाँ पहुँचे हैं, लेकिन उससे पहले जैसे ही पहुँचे हैं इन्होंने गुजरात का मशहूर गरबा यहाँ पर परफॉर्म करना शुरू कर दिया है। यहाँ पहुँचते ही आप लोगों ने गरबा शुरू कर दिया? गरबा शुरू कर दिया हमने। तो ये क्या कुछ अलग लग रहा है? ये कुंभ क्या कुछ खास दिख रहा है इसमें? नहीं, खास है हुआ कुंभ मेला। 2012 में भी आई थी पूर्ण कुंभ मेला में और दूसरी बार लॉस एंजलिस से फिर से आई हूँ। हजारों वर्षों से हमारे गुजरात की पहचान है गरबा। अब आपको बताते हैं कुंभ मेले के लिए इस बार गुजरातियों ने क्या खास तैयारियां की हैं। 11 तारीख को अखाड़े की पेशवाई होगी, जिसमें महिलाएं गुजराती साड़ी पहनेंगी तो पुरुष धोती और कुर्ते में होंगे। अमेरिका में रहने वाले कई गुजराती कुंभ के लिए आए हैं।
का हिस्सा बनने के लिए सबसे ज्यादा श्रद्धालु ट्रेन से ही आते हैं। ऐसे में रेलवे ने खास तौर पर ट्रेनों को सजाया है। इलाहाबाद रेल जंक्शन के बाहर 10,000 से ज्यादा क्षमता के 4 बड़े वेटिंग एरियाज, जिन्हें बाड़ा कहा जाता है, बनाए गए हैं। एक अनुमान के मुताबिक इस बार प्रयागराज में कुंभ की डुबकी लगाने 25 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु आ सकते हैं। लिहाजा शहर में व्यापक इंतजाम किए गए हैं। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। इलाहाबाद रेल जंक्शन के वेटिंग एरियाज की तस्वीरें हैं, जहां पर यात्री बड़ी तादाद में जब पहुंचेंगे तो उनको वेटिंग एरियाज में ठहराया जाएगा और उनके लिए 2,500 से 3,000 की क्षमता वाले ये वेटिंग एरियाज बनाए गए हैं और इनमें पीने के पानी से लेकर खाने पीने की, प्राथमिक उपचार की, टॉयलेट्स की तमाम सुविधाएं इन वेटिंग एरियाज में उपलब्ध कराई गई हैं। और इसके साथ ही इसमें अनाउंसमेंट सिस्टम लगाया गया है, CCTV कैमरे हैं और बड़ी स्क्रीन लगाई गई हैं, लिहाजा लोगों को ट्रेनों की जानकारी मिलती रहे। अब आपको रेलवे की तैयारियों के बारे में बताते हैं। 800 विशेष ट्रेन रेलवे ने तैयार रखी। इनमें 400 ट्रेनों में पहले से बुकिंग की जा सकती है। रेलवे ने यात्रियों से अपील की है कि स्टेशन पर गाड़ी की टाइमिंग से आधा घंटा पहले पहुंचे। रेलवे स्टेशन पर स्काई वॉक बनाया गया है, जो सभी प्लेटफॉर्म्स को कनेक्ट करता है। रेलवे सुरक्षा कर्मी के अलावा रेल कुंभ सेवक तैनात करेगा, जो यात्रियों की मदद करेंगे।